सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके हिंदी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे हुए हैं और अक्सर कई सारे एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जाइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेवाती बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? जो मेवाती बोली है ये हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी? जल्दी आप लोग आंसर करिए इसका। दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी। ठीक है, तो जो मेवाती बोली है ये हिंदी की राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मैथिली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या फिर राजस्थानी? क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, मैथिली यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी, क्योंकि मैथिली का संबंध किससे है? बिहार से है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ ध्वनि नहीं है? अंतस्थ ध्वनियों को बिल्कुल मैंने रटा दिया है आप लोगों को, य, र, ल, व। य, र, ल और व ये क्या है? अंतस्थ ध्वनियां हैं जो बार बार एग्जाम में आती ही आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें से कौन सी नहीं है? तो य भी है, र भी है, ल भी है, कौन नहीं है? ब नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऊष्म ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो तीनों श और ह, ये क्या है? ऊष्म ध्वनियां हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? जो अल्फाबेट है उनकी कुल कितनी संख्या है? 47 है, 50 है, 52 है या फिर 57 है? तो आप सभी लोगों को इसका भी आंसर क्लियर पता होगा कि जो हिंदी वर्णमाला हमारी उसमें टोटल 52 वर्ड्स है, यानी कि 52 अक्षर होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में ये पूरी की पूरी अपनी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मोहन, हिमालय, गाय और गीता दिया हुआ है। तो मोहन किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम होगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गीता भी पर्टिकुलर किसी एक लड़की का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। हिमालय किसी पर्वत का, पर्टिकुलर किसी पर्वत का नाम हिमालय है, तो ये भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो गाय है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर किसी गाय का हमने नाम नहीं बताया कि ये कौन सी किस्म की गाय है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाय, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस आ रहे होंगे और आप लोगों को ये क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करने में भी मजा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? लड़का, झुंड, बुढ़ापा या फिर सोना? इसमें से कौन सा है जो समूहवाचक संज्ञा, जो पूरे के पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए जो लड़का है ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और फिर देखिए बुढ़ापा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सोना है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है इसमें किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ के बारे में बात की जाती है, जैसे कि जल हुआ, सोना हुआ, पीतल हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, चांदी हुआ, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो झुंड है, झुंड में क्या होती है? भीड़ होती है, 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की। तो ये क्या होता है? इतने लोगों का समूह होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, झुंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें जैसा वैसा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें जैसा वैसा एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, पुस्तक किसे कहते हैं? इसमें किसे है? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें किसे जो है ये क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, वह खाना खा रहा होगा, यह वाक्य किस काल में है?
जैसे कि आपको अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, तो आप अपने घर से निकलने वाले हो, लेकिन आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि मेरा दोस्त अभी खाना खा रहा होगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में वो क्या कर रहा होगा, अपने घर पर खाना खा रहा होगा। ये आपने एज्यूम कर लिया, सोच लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस में आएगा, सामान्य वर्तमान में आएगा, सामान्य भविष्य में आएगा। भविष्य में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये वो काम कर रहा होगा, ये आपने सोचा है, ठीक है। वो घर पे ये काम कर रहा होगा, यानी कि वो कर रहा होगा उस काम को। तो संभाव्य भविष्य यानी कि ये भी नहीं सही है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा संदिग्ध वर्तमान, यानी कि आपने ये एक अजम्पशन कर लिया, एज्यूम कर लिया कि हाँ इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर वो घर पे अपने खाना खा ही रहा होगा। आप बिल्कुल श्योर नहीं हो इसको लेकर के, तो इसीलिए ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट जरूर करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये पूरा का पूरा जो सीरीज हम चला रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहन किताब लिखता है, इसका कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। मोहन ने किताब लिखी है, मोहन के द्वारा किताब लिखी गई है, मोहन के द्वारा किताब लिखी जाती है, या मोहन के द्वारा किताब लिखी गई थी। तो मोहन के द्वारा किताब लिखी जाती है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये कर्मवाच्य में कन्वर्टेड हो गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। दिनेश कक्षा में सबसे तेज लड़का है, इसमें सबसे तेज किस अवस्था में है। तो आपने एडजेक्टिव यानी कि आपने विशेषण पढ़ा है, विशेषण एडजेक्टिव में 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि अगर इंग्लिश की बात करें हम तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री सिंपल सा एक बहुत ही आसान सा आप देखोगे सेंटेंस होता है। कंपैरेटिव में 2 लोगों की तुलना की जाती है और इसको हम उत्तरावस्था कहते हैं हिंदी में। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें किसी एक व्यक्ति को सबसे अच्छा दिखाया जाता है या सबसे खराब दिखाया जाता है, तो ये होती है उत्तमावस्था या सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर देखिए दिनेश कक्षा में सबसे तेज लड़का है, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे प्रतिभाशाली बालक है, तो इस वजह से ये सबसे अलग हो गया पूरी कक्षा से, तो ये उत्तमावस्था में आएगा या सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वार्षिक परीक्षा में यानी कि एनुअल एग्जाम में सीता का तीसरा स्थान रहा, इसमें तीसरा क्या है, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। वार्षिक परीक्षा में सीता का तीसरा स्थान रहा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, इसका तीसरा स्थान अगर सीता का, तो किसी का पहला भी रहा होगा, किसी का दूसरा भी रहा होगा, और सीता का तीसरा स्थान है, यानी कि यहाँ पर देखिए क्रम बताया जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यहाँ पर क्रम की बात की जा रही है। तो ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वह कम बोलता है, इसमें कम है स्थानवाचक, रीतिवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर ये जो कम है ये क्या बता रहा है, किसी भी चीज के परिमाण को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, कम ज्यादा। तो यहाँ पर जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वाह वाह किस प्रकार का अव्यय है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। वाह वाह, छी, अरे वाह, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं, आप सभी को पता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो स्वर संधि आपको पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब संधि, यहाँ पर स्वर संधि की बात की जा रही है, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम स्वर संधि की बात करें दोस्तों, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि और फिर लास्ट में अयादि स्वर संधि। और सबसे अधिक क्वेश्चन स्वर संधि से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सारे के सारे संधि के चैप्टर्स को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग चैप्टर को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 2, 3, 4 या फिर 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। नाविक किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो नाविक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे नाविक का, तो दोस्तों ये हो जाएगा नौधन इक, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाविक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये है अयादि संधि का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है अयादि संधि ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का
आव हो जाता है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दाल और रोटी के बीच में यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा हुआ है समास का, इसको आप देख के ही समझ जाओगे कि ये चिन्ह जिसमें लगा होता है उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। दाल रोटी, इसके अलावा दिन रात, माता पिता, जहां पर भी ये लगा होता है, भाई बहन, ठीक है, इन सब में क्या होता है? इन सब में होता है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास? तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो दोस्तों इसमें है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है तत्पुरुष समास, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दे रहे होंगे। अगर आपने हिंदी के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है और सारे के सारे चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और अगर जिस भी चैप्टर में डाउट है अगर आप कमेंट करोगे तो फिर से मैं उस चैप्टर को जरूर आप लोगों को पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध रूप में है? अंतर्ध्यान यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से कौन सबसे शुद्ध रूप में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सी जो है अंतर्ध्यान, ये सबसे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अगर इस तरीके से भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे बिंदी रहेगा या फिर आधा ना रहेगा, तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध रूप में है? द्रवीभूत, द्रवीभूत इसमें से कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, द्रवीभूत, इस तरीके से ये लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। अव्यय कैसे शब्द होते हैं? ये अविकारी होते हैं, यानी कि ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अव्यय, ये विकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या होता है? अविकारी होता है, यानी कि किसी वाक्य में आप सबको चेंज कर सकते हो लेकिन इन शब्दों को चेंज नहीं कर सकते हो, ये जैसे के तैसे ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, फल किस प्रकार का शब्द है? फल योग रूढ़, यौगिक रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? साफ साफ दिख रहा है, अगर हम फल को अलग करेंगे तो ये कोई अर्थ नहीं देगा, फ अलग और ला अलग, तो ये किस प्रकार का वर्ड हो जाएगा? आपको समझ में आ गया होगा, ये रूढ़ शब्द है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। जैसे कि घोड़ा है, घोड़ा में अगर हम घो को अलग कर देंगे, औड़ा को अलग कर देंगे, तो ये घो औड़ा अपने आप में कोई अर्थ नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी जो है प्रति, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? इसमें से किस में सम उपसर्ग है? तो साफ साफ आपको दिख रहा है इसमें किसमें सम उपसर्ग है? संस्कार में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित संयुक्त वाक्य? दोस्तों ये एक सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो। यहाँ पर किसी एक बच्चे की बात हो रही है, किसी भी विद्यार्थी की बात हो रही है कि अपना जो गृह कार्य है उसको शाम तक पूरा कर लो। तो सिंपल सा वाक्य किसी एक व्यक्ति को ये बोला जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? ये क्या दिख रहा है आपको? ये बिल्कुल सिंपल ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? सरल वाक्य ही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है सरल वाक्य, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, माता पिता शब्द के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग सटीक है? अर्ध विराम, अल्प विराम, समास चिन्ह या इनमें से कोई नहीं? तो माता पिता, भाई बहन, दिन रात, ये सब क्या है? ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं और इनके बीच में सामासिक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका? समासिक चिन्ह का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, समानता या बराबरी बताने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है?
समानता या बराबरी, अगर हम गणित की बात करें तो बराबर दिखाने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से ये समानता चिन्ह कहलाता है। तो समानता या बराबरी दिखाने के लिए हिंदी में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुल्यता सूचक शब्द, यानी कि यहाँ पर इक्वल दिखाने के लिए, समान दिखाने के लिए हिंदी में हम तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पवन, हवा को हम क्या कहते हैं, पवन भी कहते हैं ना, तो पवन बराबर इस तरीके से हवा, या हवा बराबर पवन के, हवा को हम पवन भी कह सकते हैं, समीर भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, ईश्वर का विलोम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ईश्वर का विलोम भक्त, अनीश्वर, परमेश्वर या दुष्ट। तो ईश्वर का विलोम अनीश्वर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अक्सर लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एकाधिकार का विलोम है। एकाधिकार केवल एक का अधिकार, एकाधिकार, तो इसका विलोम क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, अनेकाधिकार, लोकाधिकार, विशेषाधिकार या सर्वाधिकार। तो एकाधिकार का विलोम होगा सर्वाधिकार, सभी के ऊपर अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने यहाँ पर खत्म कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल से ही बने रहिएगा। आपको सारी की सारी वीडियोस हम फ्री में अवेलेबल कराते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग वीडियोस को देख करके, पढ़ करके, मेहनत से अपने जीवन में जो भी सपने आपने देखे हैं उसको पूरा करें। तो उसके लिए आप सारे वीडियोस को देखते रहिए, तैयारी करते रहिए और रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर होती रहे और आप लोग अपने जीवन में अच्छा करें। तो जो भी भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हाउस वाइफ है इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी ग्रुप आपने बनाए हैं, अपने जहां पर भी आपके साथी पढ़ते हैं वहां पर प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा और सारे विषयों के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।